नमस्कार। क्वेश्चन और में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। 2024 को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। हर मोर्चे पर अपने विरोधी को पटकनी देने की कवायद में सभी पार्टियां लगी हैं, जिसकी तस्वीर हर राज्यों में देखने को भी मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कहने को तो यहाँ 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यूपी से सटा होने के कारण इन सीटों का महत्व भी काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यहां चुनाव से पहले ही माहौल तैयार करने पहुंच चुके थे। अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी क्यों ना हो, सभी को मालूम है कि उत्तराखंड की ये 5 सीटें काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, जिसका आने वाले समय में प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जो आपने देखा था जिस तरह से पीएम मोदी आए थे यहाँ पर, उसके बाद अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं यहाँ पर। फिलहाल उत्तराखंड में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि पार्टी के सभी फ्रंटल मोर्चे पर अब चुनाव के मोर्चे पर काम करेंगे। आगे विपिन कैंथुला ने कहा कि सभी कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए, जिसके तहत जगह जगह केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर सम्मेलन करेंगे। वहीं इन सबके बीच कांग्रेस में भी कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है और वो छोड़ना भी नहीं चाहती है। 24 के चुनाव को लेकर यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा लगातार दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की माने तो कांग्रेस की तरफ से एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस अपनी रणनीति को और धार देगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। हम एक संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन के तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, ST मोर्चा है, तमाम साथ के साथ मोर्चों के कार्यक्रम हमने लोकसभा वाइज, विधानसभा वाइज करने प्रारंभ कर दी। और कल ओबीसी मोर्चा की जो बैठक थी वो हल्द्वानी में थी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ गए थे। तो निश्चित रूप से ओबीसी मोर्चा भी बहुत महत्वपूर्ण अंग भारतीय जनता पार्टी का है। तो आने वाले समय में सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, विधानसभा वाइज युवा मोर्चा के हों, महिला मोर्चा के हों, अल्पसंख्यक मोर्चा के हों, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मोर्चे हैं वो मोर्चे में डटने वाले हैं। 2024 का किला भारतीय जनता पार्टी फतेह करने वाली है। और 5-0 का जो रिजल्ट था पिछली बार, 5 भारतीय जनता पार्टी, 0 कांग्रेस, उस पर हैट्रिक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और हैट्रिक के लिए हम और उत्तराखंड की जनता तैयार है। फिलहाल जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्ण मेहरा जी इस टाइम कुमाऊं मंडल के दौरे पे हैं और लगातार संगठन से लगातार बैठकें चल रही हैं। तमाम हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं और दिल्ली AIC से एक टीम जो पूरे देश भर में हो चाहे राज्य में हो, जगह जगह एक सर्वे चल रहा है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार सर्वे में जो चीज़ें डाटा आएगा और संगठन के लोग जिस भी बात को आगे रखेंगे, उस पर आखिरी मोड़ जो हमारा हाईकमान दिल्ली में CC की बैठक होती है, स्क्रीनिंग की बैठक होती है, वो तमाम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तब जाके उत्तराखंड में प्रत्याशी का चयन होगा। तो 24 के चुनाव को लेकर देखिए सभी ने अपनी जो कमर है वो कस ली है। कांग्रेस की बात करें तो जो करण माहरा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगे हुए हैं, वो जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी पार्टी को और मजबूती दी जाए और 24 के चुनाव में 5 जो लोकसभा सीटें उस पर मजबूती से लड़ा जाए। वहीं बीजेपी भी हर फ्रंट पर काम कर रही है, हर लोगों तक पहुंचने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। यहाँ पर बात कर लें यूकेडी, आम आदमी पार्टी भी एक अब जो है यूकेडी की बात कर लें तो क्षेत्रीय पार्टी है, काफ़ी मजबूती से वो भी चुनाव लड़ती है। अब बात कर लें आम आदमी पार्टी और सपा की तो क्षेत्रीय पार्टी ये भी है, लेकिन वर्चस्व की बात करें तो अभी वर्चस्व उतना नहीं है। फिलहाल सभी पार्टियां जो है पूरी जद्दोजहद में लगी हैं, किसी तरह 5 लोकसभा सीटों पर अपना जो है दम दिखा सकें। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दिगंबर नेगी जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता है। डॉक्टर जीतराम आर्य जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर पंकज पैनुली जी भी जुड़ चुके हैं, यूकेडी प्रवक्ता है। सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। सबसे पहले जीतराम आर्य जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। जीतराम आर्य जी, 2024 के चुनाव को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो ठीक है, करण माहरा जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो एक तैयारी दिखनी चाहिए जमीनी स्तर पर वो अभी दिख नहीं रही है कांग्रेस में। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, कांग्रेस 2024 के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो तैयारी है वो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो बराबर के जो है बढ़ चढ़ करके लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हर स्तर पर हमारी ये तैयारियां हैं। अभी आपने देखा होगा
कि माननीय हरीश रावत जी हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय करण मेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने गढ़वाल मंडल में अभी मीटिंग करी, फिर उसके बाद कुमाऊं मंडल में मीटिंग करी, तमाम क्षेत्रों में करी। हमारी महिला कांग्रेस जो है वो तमाम आंदोलनों से लेकर के सरकार की जो विफलताएं हैं, सरकार के जो वादे, अपूर्ण वादे हैं, जो वादे पूरे नहीं किए, जो जनता से वादे किए थे कि जिन मुद्दों पे इनको सब जनता ने सरकार में सत्ता दिलाई थी, सत्ता हासिल की, उन मुद्दों पे, विफलताओं पे, सरकार की विफलताओं पे हम हर स्तर पे, चाहे महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, हर स्तर से हम 2024 के साथ-साथ जो जन मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे, भाजपा पार्टी ने जो वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, हम लोगों को महंगाई कंट्रोल करेंगे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी सुविधा शिक्षा के लिए देंगे, स्वास्थ्य के लिए देंगे, सड़कों के लिए देंगे। तो ये तमाम जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता में हासिल करने के लिए किए थे, आज 5 साल हमारे लोकसभा के सदस्यों को हो गया, लेकिन कोई सदस्य, हम मुझे नहीं लगता कि कोई सदस्य भी अपने क्षेत्र में उसने जन सरोकारों की बात की हो, कोई नया काम शुरू किया हो, कोई ऐसी योजना वो लाए हों कि जिससे क्षेत्र में जाना जाए कि ये फलाने सांसद ने ये ठीक है काम सर। किया। जनता ने 5 सांसद चुन के भेजे थे भाजपा के, लेकिन वो आज विफल हैं सभी। ठीक है। जी। ठीक है, पंकज पैनुली जी, देखिए आप एक क्षेत्रीय पार्टी हैं और काफ़ी कहा जाता है यूकेडी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ती है, लेकिन बात किया जाए अगर हम इन कुछ सालों की बात करें तो जो धरातल पर यूकेडी है, यूकेडी काफ़ी टूट सी गई है। ऐसे में आप लोगों से काफ़ी इन लोगों को वो भी मिलता था, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है, बीजेपी को भी सपोर्ट किया, कांग्रेस को भी सपोर्ट किया, लेकिन चुनौती भी आप लोगों से सबसे ज़्यादा मिलती थी। ऐसे में अब चुनौती कैसे मिलेगी? यूकेडी किस तरह से अपने आप को मजबूत कर रही हो? क्या आप लोग 5 लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें लगे हुए हैं? आप लोग क्या उन 5 लोकसभा चुनाव पर अपनी निगहबानी किए हैं? अपने प्रत्याशी उतारेंगे या फिर किसी के साथ फिर चले जाएंगे? देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पे यूकेडी 5 की 5 सीटों पे अभी एज इफ नाउ 5 की 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अगर आप पिछले इस सरकार के 2 कार्यकाल को देखें और खास तौर से पिछले हम 1.5-2 साल के कार्यकाल को देखें तो ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ती रहती हैं। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है, जो हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं, धारा 371 है, मूल निवास है, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी को राजभाषा का दर्जा देने की बात है, उत्तराखंड के ओबीसीयों को नेशनल लिस्ट में ओबीसी में वो डालने की बात है, ग्रीन बोनस की बात है, हमारा अगर ग्रीन बोनस नहीं तो इनर लाइन परमिट की बात है, हमारे जो केंद्र से स्पेशल औद्योगिक पैकेज की बात है, बहुत सारी जो हमारी चीजें हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये दोनों पार्टियों के उससे क्षेत्रीय मुद्दे गायब होते हैं। अब आप पिछले 1.5 साल के कार्यकाल को अगर देखेंगे तो भू कानून हमारा इन्होंने खत्म कर दिया, अंकिता भंडारी वाले कांड में क्या हुआ, इसके पेपर लीक वाले मामले में क्या हुआ, हर जगह बीजेपी की संलिप्तता पाई गई, चाहे वो अंकिता भंडारी के मामले में हो, चाहे वो पेपर लीक के मामले में हो, चाहे वो हमारे बेरोजगारों पे यहाँ घंटाघर और गांधी पार्क में लठ बजाने वाली बात हो, उन पे धारा 370 जैसे धारा 307 लगाने वाली बात हो, धारा 371 अगर मुख्य प्रधानमंत्री जी के कच्छ में हो सकती, प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य कच्छ में हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? जब 7 सिस्टर्स जो हिमालयी नॉर्थ ईस्ट के हैं और जितने हिमालयी राज्य हैं वहाँ पे हो सकता है, तो क्यों नहीं हो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है? लगातार जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, रिवर्स पलायन की बात करती है बीजेपी का जो पलायन आयोग है वही पलायन करके देहरादून आ गया, और उसी पलायन आयोग की रिपोर्ट है कि 2018 से 2022 के बीच में जो है 20% जो आपका पलायन है वो बढ़ा हुआ है। अब इन सारे मुद्दों को ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नहीं उठाती हैं, जो कि जनता के बीच में आज वो भी ज्वलंत मुद्दे हैं और उनसे जनता से यूकेडी को पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी समर्थन के साथ और इसी जोश के साथ जो है यूकेडी निश्चित तौर पे दमदार तरीके से 2024 का इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी का फेलियर लोगों के सामने है। सांसद आदर्श ग्राम की बात आई तो जो बीजेपी के प्रवक्ता गिना दें कि मेरा गृह जो क्षेत्र है वो टिहरी है, लेकिन हरिद्वार और टिहरी ये 2 लगती हुई विधानसभाएं हैं, इन दोनों में बता दें कितने सांसद आदर्श ग्राम बने?
जो घोषणाएं केंद्र से यहाँ के लिए हुई, 18,000 करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री जी 2018 में करके गए, वो कितनी पूरी हुई? 2,000 करोड़ की घोषणाएं हल्द्वानी में करके गए, वो कितनी हुई? और आज फिर पिथौरागढ़ में 4200 की घोषणा करके गए। घोषणा वीर हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, करते हैं। अब उनका केदारखंड में जैसी, अब प्रधानमंत्री जी पहले केदारनाथ बार बार यात्रा करते थे, अब चूंकि जोशीमठ वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने वहां पे घोषणाएं करी वो धरातल पे नहीं उतर रही हैं। अब जोशीमठ वाले कहीं केदारनाथ में और नीतीमाणा में जाके उनका घेराव ना कर दें, तो उन्होंने रूट एस्केप ले लिया। अब वो कुमाऊं की तरफ घूम गए। पिछले 6-7 साल में उन्हें कुमाऊं की याद नहीं आई, अब वो मानसखंड की तरफ को चले गए। तो ये जो है एस्केप रूट जो बीजेपी का है, जो प्रधानमंत्री जी ने गढ़वाल को छोड़ के अब कुमाऊं को लच्छेदार भाषण और लच्छेदार घोषणाएं करने की बात करी है, वो है। पहले स्मार्ट सिटी का 500 करोड़ ये लेके बैठे हैं हमारा केंद्र में। देहरादून में जीना दुर्भर हो गया है, 500 करोड़ लेके बैठे हैं। हम इनके मुख्यमंत्री जी और पिछले जो प्रवक्ता आते थे बीजेपी के, वो कहते थे हम 500 करोड़ केंद्र से लाएंगे। इन सारे मुद्दे जो है जनता के अंदर हैं। लेकिन ये जनता के अंदर हैं, बावजूद इसके इन मुद्दों को आप लोग या तो भुना नहीं पा रहे हैं। अगर भुना लेते तो बागेश्वर में चीजें दूसरी होती। लेकिन ये देखिए मुद्दे बागेश्वर का जहां तक उपचुनाव का बात है, वो पूरा सरकारी तंत्र ने हाईजैक करा। मुख्यमंत्री अगर रोड शो करता है एक बाई इलेक्शन में, और किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन करता है, एक विधानसभा के अंदर अगर मुख्यमंत्री 10-10 प्रोग्राम लगाएगा। डीएम ने देखो बेरोजगार संघ के साथ क्या करा, बॉबी पवार को तुमने वहां से उठा के जेल में डाल दिया, उसके ऊपर धाराएं लगा दी। पत्रकारों को पहली बार, सुनो बागेश्वर की बात कर रहा हूं, पहली बार पत्रकारों से यह पूछा गया तुम बागेश्वर के हो कि बागेश्वर के बाहर के हो। उत्तराखंड तो छोड़ो, बागेश्वर के हो कि बागेश्वर के बाहर के हो। ये जब आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाने पड़ रहे, जब कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां पे पुलिस प्रशासन ने रोकी हैं, इसी का नतीजा है। अच्छा, एक चीज इसकी जो हम कह रहे हैं, उसका जो बहुत अच्छा प्रूफ है वो ये है कि उसके बाद उसके डीएम को जो तलब करा गया है, वहां के जो चुनाव अधिकारी को तलब करा गया है। तो इसका मतलब जो हम चीजें बोल रहे हैं वो उन चीजों में सच्चाई। अच्छा, एक चीज भी देखिए ना कि वहां पर तीसरे स्थान पर नोटा थी, रही होगी। क्यों रही है? अगर आप बागेश्वर का पुराने चुनाव को उठा के पुराने अभी हम हालिया चुनाव की बात करेंगे ना, बात भी कर रहा हूं। वहां का देखो, वहां का चुनाव का अगर आप 3 बार का चुनाव उठा के देखें तो 1000 से ऊपर नोटा पड़े हैं। और बाई इलेक्शन में अगर 1000 के करीब क्यों पड़ रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, सवाल ही आप लोग या तो फिर वही मैं कह रहा हूं कि मुद्दे आप लोग या तो जनता के बीच में सही से लेने जा रहे हैं। उसका पढ़ने का कारण बताता हूं, उसका पढ़ने का कारण जो बीजेपी के नाराज थे परिवारवाद को लेके, उन्होंने डाला। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जिनका लास्ट टाइम पे इंपोर्टेड जो उनका वो आया प्रत्याशी आया, उसकी नाराजगी की वजह से पड़ा। ठीक है दिगंबर नेगी जी, सर जवाब दीजिए। दिगंबर नेगी जी, एक चीज और भी हम इसमें जोड़ेंगे कि जो 24 की तैयारी आप देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी माफ कीजिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ गए, यहाँ पर गृह मंत्री भी आ गए, यहाँ पर राजनाथ सिंह भी आ गए, सब लोग आ गए, रक्षा मंत्री भी आ गए। मतलब पूरी आप लोग 5 ये जो लोकसभा सीट है उसको छोड़ना नहीं चाहते। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि कई तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हम उसको उठाकर चलेंगे। कांग्रेस भी कह रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले, तरह तरह के उन लोगों के भी अपने आरोप हैं। लेकिन अंततः लास्ट में जो चुनाव होता है, लास्ट में चुनाव जाति और धर्म पर ही होता है। लास्ट में सारी चीज आकर टिक जाती है कहां पर? जाति धर्म, और उसी की तरफ काम हो रहा है। जातीय जनगणना को लेकर जो बातें की जा रही है। दिगंबर नेगी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जी कि 2014 के चुनाव से पूर्व देहरादून में एक चुनावी जनसभा में उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार और वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के डेवलपमेंट का एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा था। और उस भाषण को सुनकर के ऐसा लग रहा था कि कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। इतना बारीक और स्पष्ट उनका विज़न इस प्रदेश के विकास को लेकर के था। और यही कारण है कि इन पिछले 9 सालों में हम देखते हैं कि इस प्रदेश की जो आर्थिकी की रीढ़ बनी है उसमें 4 धाम यात्रा मार्ग है,
दूसरा, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन अग्रसर हो रही है अपने समापन की ओर, और उसका कार्य पूर्णता की ओर प्राप्त करने वाला है 2024 तक। ये दोनों गढ़वाल मंडल की आर्थिकी रीढ़ बनने वाली हैं, लाइफलाइन बनने हैं। दूसरी ओर कुमाऊं मंडल में अभी प्रधानमंत्री जी ने जाकर के तीर्थाटन और वहाँ के पर्यटन के विकास के लिए नई सोच वहाँ पर दी है कि जो आज तक भारतीय लोग चीन जाकर के कैलाश मानसरोवर के दर्शन करते थे, वे अब पिथौरागढ़ से सीधे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। और हम सब ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के विकास से लेकर के और उन वहाँ भगवान शिव के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, उसका प्रतिफल ये है कि इस वर्ष 50 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्री रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, उनके 14 पड़े हैं इस राज्य की धरती पर। अब ये, और वो उसके साथ एक तीर्थ यात्री जो यहाँ से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा करता है। और अगर हम उसको मिनिमम पे कैलकुलेट करें कि एक आदमी यातायात के साधनों से लेकर के, होटल ढाबों में भोजन करने से लेकर के, किसी रैन बसेरा आश्रम या किसी होटल में अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार रुकने पर इस चार धाम यात्रा को जो सप्ताह भर की यात्रा है उसमें खर्च करता है, तो आप 10,000 को 50 लाख से गुणा कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी इकोनॉमी इसके कारण इस प्रदेश में, अरबों की इकोनॉमी इस प्रदेश में इस तीर्थ यात्रा के विकास के कारण से जनरेट हुई है। ठीक है सुभाष झा जी, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सर जल्दी और यही इकोनॉमी का फ्लो अब कुमाऊं की ओर सुदूर पिथौरागढ़ तक जो हमारा की सीमांत क्षेत्र है वहां तक पहुंचेगा। ये आने वाले समय में आपको शीघ्र दिखाई देगा। ठीक है सुभाष झा जी, देखिए अभी जैसे नेगी जी भी बता रहे कि पीएम मोदी आए तो इन्होंने बताया कि अगर आप कैलकुलेट कीजिए, अगर एक आदमी भी आ रहा है 10,000 के हिसाब से भी अगर आप ले लीजिए, और इतनी जनसंख्या आई है और यहाँ पर जिस तरह से बढ़ी है जनसंख्या चार धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि पीएम मोदी ने कई बार आ चुके हैं वहाँ पर, अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में इतना दौरा हुआ जितना पीएम नरेंद्र मोदी का हुआ है। और अगर हम उसको देखें तो इसके लिहाज से तो अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो काफ़ी मुनाफा तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और अगर बात की जाए अभी जैसे अभी आए थे तो भी आपने देखा होगा कांग्रेस के कई जो विधायक हैं वो बड़े खुश थे कि भैया आए हैं, हमारे यहाँ भी आए, लोग बुला रहे हैं कि अब आए हमारे यहाँ आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का फेस ही उत्तराखंड के लिए एक काफ़ी हो जाता है। अगर एक प्रधानमंत्री अगर आपके यहाँ जा रहा है जहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हैं, 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो काफ़ी आपको मुनाफा भी हो रहा है। वो जहाँ आते हैं वहाँ पर पर्यटन बढ़ भी जाता है। ऐसे में तो चुनाव और 2024 के चुनाव से पहले ये इनके लिए भी तो फायदेमंद हो जाता है कहीं ना कहीं, बीजेपी के लिए। देखिए सर्वप्रथम बात ये है कि उत्तराखंड देवभूमि है, जिसका एक अपना धार्मिक और आध्यात्मिक अपना एक महत्व है, तो वो बड़ा आकर्षण स्वाभाविक तौर पर है सनातनियों के लिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि 9 साल से प्रधानमंत्री जी यहाँ बहुत आए। जब बात को आप करेंगे तो तथ्य और तर्क के आधार की कसौटी पर आप कसेंगे। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि कर्णप्रयाग में जो है रेल का ये आर्थिकी बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, लेकिन उसमें सिर्फ भाजपा की देन नहीं है, वो शिलान्यास कांग्रेस के समय में हुआ था। हाँ, निश्चित तौर पे कि उसने भाजपा ने उसमें अवरोध खड़ा नहीं किया बल्कि उसको और आगे बढ़ाया, इसके लिए भाजपा धन्यवाद की पात्र। एक बात। दूसरी बात, बीच में 3-4 साल कोरोना था, बहुत सारे लोग जो बद्रीनाथ अपने को मोक्ष का मार्ग समझते हैं, बद्रीनाथ आना, केदारनाथ जाना, तो उनको लगा कि हम जो है यहाँ नहीं आए, नहीं जा पाए, तो
तो वो भी एक बहुत बड़ी एक कारण है। मैं ये नहीं कहता कि प्रधानमंत्री का आना और पर्यटन ये सारा चीज़ नहीं है, ये है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी बात, अभी इस सारे चीज़ों में जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, तमाम ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। उत्तराखंड का नहीं बढ़ रहा है, ये पूरी पृथ्वी का बढ़ रहा है। असामयिक बरसात, असामयिक बाढ़, ये सारी चीज़ जो हो रहे हैं इस वजह से हो रहे हैं। और उत्तराखंड का अगर ग्लेशियर ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और यहाँ अगर गर्मी तापमान यहाँ अगर बढ़ गया, तो निश्चित तौर पे हमारा पर्यटन जो है फिर पीछे चला जाएगा। क्योंकि आकर्षण का जो मेन बड़ा कारण है वो ये भी है, गंगा और जमुना नदियाँ हैं। इस पर हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है, केंद्र स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। जो यहाँ विकास करें, तो हमारे लिए विकास की आखिरी सीमा यहाँ क्या है, जो हम कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये हमें ध्यान रखना होगा। और सिर्फ उत्तराखंड इस लिहाज से नहीं, देश के लिहाज से भी, अगर यहाँ का पर्यटन, यहाँ का ग्लेशियर अगर प्रभावित हुआ तो पूरा देश का पानी प्रभावित होगा, पूरे देश का पर्यावरण प्रभावित होगा। इस लिहाज से भी एक बात। दूसरी बात, जो आपने जो कहा कि यहाँ जो है इतने पर्यटक आए, इतने सब कुछ आए, आमदनी तो हुई, लेकिन आमदनी किनके पास गई? अगर आमदनी यहाँ के लोगों के पास गई होती तो सबसे बड़ी बात है कि आप डाटा उठा लीजिए, 2014 से पहले जो पलायन का यहाँ रेशियो था, क्या उसमें कमी आई है? अगर कमी आई है तो निश्चित तौर पे पर्यटन में यहाँ आमदनी हुआ है और यहाँ के लोग खुश हुए हैं। और अगर नहीं आई है तो इसका मतलब यहाँ के लोगों के जेबों में वो पैसा नहीं गया है, चाहे जिन कारणों से। देवस्थानम बोर्ड भी इन्हीं लोगों का एक आयोजन था, इन्हीं लोगों का एक कार्यक्रम था, जो देवस्थानम बोर्ड इन लोगों को टोटली यहाँ के लोगों को यहाँ से दूर करने की एक कवायद थी, जो कवायद में ये लोग फेल हुए। इस पर भाजपा को अपनी माफी मांगनी चाहिए, अपनी आलोचना करनी चाहिए। जो यहाँ के जो पारंपरिक लोग थे, जो बद्रीनाथ में चंदन घसते हैं, जो माला बनाते हैं, बामनी गाँव के लोग, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं, जिनका पुश्तैनी ये कारोबार है, पुश्तैनी रूप से वो जुड़े हैं पूजा पाठ में। बर्फ में जब 0 डिग्री तापमान होता है, उस समय वो नंगे पांव रथ उसकी जो है डोली लेके चलते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन खैर, यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने बचा लिया देवस्थानम बोर्ड को यहाँ के बाहर के लोगों की एंट्री से और बाहर के लोगों के हाथों में जाने से। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अब रह गई बात चुनाव की, तो चुनाव में 2000 पहले से निश्चित तौर पर मोदी जी यहाँ बहुत आते हैं, मोदी जी यहाँ बहुत आए हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री का इतना ज़्यादा आना और एक छोटे से प्रदेश का विकास उस हिसाब से नहीं होना, एक छोटे से प्रदेश का पलायन उस हिसाब से नहीं रुकना, एक छोटे से प्रदेश का पर्यटन का अब तक तो 4 चांद लग जाना चाहिए था 9 साल में, लेकिन नहीं लगा। तो निश्चित तौर से भाजपा को इस पर मंथन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे आते हैं तो हमें इससे हासिल क्या होता है। अब तक सिवाय आश्वासनों के, घोषणाओं के, काम स्तर पर काम जो हुआ। एक दूसरी बात, जो पैसा केंद्र से आता है, यहाँ के भी कमजोरी है कि अगर केंद्र जो पैसा देता है ये लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं, यहाँ की मशीनरी उसको खर्च नहीं कर पाती है। ये तमाम चीजें विवेचना के लिए हैं। अब रह गई बात चुनाव की, तो निश्चित तौर पे भाजपा का जो अपना तंत्र है वो चुनावी मोड में 24 घंटे रहता है, और उनके अपने कई तंत्र हैं जो इस काम को करते हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस से बहुत आगे है भाजपा इन मायनों में, ये मानना पड़ेगा। और ये कांग्रेस को भी स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों को देखना चाहिए कि वो कहाँ करी है। और यही चीजें हैं जो कांग्रेस को पीछे छोड़ देती हैं। नहीं तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस उसको या तो उठा नहीं पा रही है, अब मैं इसी पे आ रहा था, ठीक है, ये कांग्रेस की कमजोरी है। दिगंबर नेगी और जी, कांग्रेस को अपनी इन कमजोरियों पे बस पाना हाँ नहीं, दिगंबर नेगी जी, अभी कुछ बातें जो है पेन्युली जी भी कह रहे थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको ये लोग भी नहीं भुना पा रहे। मैं वही कह रहा था कि दिगंबर नेगी जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें ये विपक्ष भुना नहीं पा रहा है सही से, और जिसका जो है फायदा आपको मिल जा रहा है। और ऐसे में देखिए, जो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर देखिए पलायन का मुद्दा है, कांग्रेस के समय में भी था, आपके समय में भी बढ़ गया। तो ऐसे में इस पलायन के मुद्दे को लेकर आप लोगों ने कोई ऐसी कमेटी बनाई, अगर बनाई है तो उसमें कितना काम हुआ है कि ये रुके? ये चीज़ उठ नहीं रही है, अगर उठ गई चुनाव में तो ये आपके लिए दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि इसको रोकना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पलायन। और जैसा कि और भी सुभाष झा जी बहुत सारी बातें वो बता रहे थे अभी हमें कि कई ऐसी सारी जो कमियां हैं बीजेपी के अंदर, उसे अगर आपने समय रहते नहीं दूर किया तो वो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो जाएगा। नेगी जी, देखिए, विपक्ष अगर अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। ये उनको सोचना है, उनको अपनी रणनीति तय करनी है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि
अपने विकास के मॉडल के आधार पर और जनता के प्रति संवेदनशील जो गवर्नेंस हमने इस राज्य को दी है, उसके आधार पर हम जो है 2024 का चुनाव फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से, यानी 5 की 5 सीटें फिर से जीतेंगे। ठीक है सर, अपना सर मोबाइल थोड़ा वो कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, जीतराम आर जी, देखिए सवाल ये है जीतराम आर जी कि चीजें जो हैं सर, आप लोग सही से उठा नहीं पा रहे हैं, मुद्दे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। आप लोग जब मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि फिर जनता फिर आपकी तरफ कैसे देखे। आप लोग कुछ ही 1-2 मुद्दों को छोड़ दिया जाए तो वो मुद्दे आप लोग भी नहीं समझ पा रहे हम कैसे बीजेपी को घेरें, क्योंकि बीजेपी का अभी जैसा बात ही हो रहा था कि बीजेपी का जो तंत्र है, सोशल मीडिया तंत्र है और भी जो है वो काफी एक्टिव है, आपसे ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में मुद्दे जो है सही तरीके से आप लोग भुना नहीं पा रहे हैं और यही कारण है बागेश्वर के उपचुनाव में आप लोग को हार का सामना करना पड़ा। और 5 लोकसभा सीटें हैं और आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम बड़ी जद्दोजहद में लगे हैं कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें वो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अभी आप ढूंढ रहे हैं सर, इस बात को समझिए, अभी आप ढूंढ रहे हैं, आपके पास है नहीं, आप ढूंढ रहे हैं ऐसे जिताऊ कैंडिडेट। देखिए, सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता ही डिसाइड करता है कि जीत और हार का जो परिणाम है वो कार्यकर्ता देता है। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। और कार्यकर्ता यदि मजबूत है, कार्यकर्ता यदि ग्राउंड पे काम कर रहा है, कार्यकर्ता यदि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है, तो निश्चित रूप से कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी का केवल भाषणबाजी और बखानबाजी चलती है। चुनाव के अलावा इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। अभी कह रहे थे कि विकास का मॉडल है, कोई मॉडल, कौन सा मॉडल आपने दिया उत्तराखंड में? बेरोजगारी आपने दी, आपने महंगाई उत्तराखंड में दी, अंकिता महिलाओं की असुरक्षा दी, तमाम जो कैसीनो और रिसोर्ट में जो कांड हुए हैं उसमें सब भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। तमाम मुद्दों को कांग्रेस द्वारा उठाया गया, चाहे बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ, अभी बागेश्वर में आपने देखा होगा जिस तरह से वहां पर जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को जिस तरह से उस पर बंद किया गया। तमाम जो भाजपा अपनी विफलताओं को बचाने से, अपने विफलताओं को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही, तमाम मुद्दे हथकंडे आ रहे। आज ये भाजपा जो है वो डिक्टेटरशिप पे आई है, जो भी बोलता है उसका मुंह दबाने, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। वही जो बेरोजगार संघ है वो अपनी बात रखना चाह रहा था, इन्होंने वहां उस पे जो है बंद करा दिया बागेश्वर के अंदर। ऐसी पूरा प्रशासन भाजपा के अधीन में था। जिस तरह चंपावत का चुनाव हुआ एक तरफा, वो पूरा सरकार ने जितने सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, सब सरकारी लोगों को चुनाव पे लगा दिया। तो वहां पर कौन जाए? कमिश्नर से लेकर के डीएम से लेकर के सब चुनाव सरकार के अधीन में थे, सब चुनाव। उसके बावजूद भी जो जनता ने जो डिफेंड दिया, जो जनता ने बहुत कम मार्जिन दिया कांग्रेस के लिए, इतने के बावजूद भी भाजपा के जो जिस मार्जिन पे भाजपा जीती वो मार्जिन बहुत तो जीतराम आर जी, देखिए बात यह है कि सुनिए, अब बात तो यही है ना कि कब तक आप लोग इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे कि भाई पूरे सरकारी तंत्र। अब ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आपका फर्ज भी है, लगाते रहिए, लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तंत्र इन्हीं का होगा, आपका थोड़ी ना होगा। तंत्र इन्हीं का होगा, इन्हीं की पार्टी होगी, इन्हीं की सरकार होगी, कुछ भी कर लेंगे। तब तो फिर ये आप लोग तो पहले से हार माने बैठे हैं। फिर आप क्या है, मतलब जो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव का, वो सही नहीं होने वाला है, सरकारी तंत्र के अधीन हो। देखिए भाजपा को जवाब देगी जनता देगी। जिस तरह से जनता परेशान है, जिस तरह से बेरोजगार परेशान है, जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं, जिस तरह से महंगाई से लोग त्रस्त हैं, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, तमाम लोग जो है, जो हमारे बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, भाजपा तो केवल रोड शो कर रही है, कभी इंग्लैंड जा रही है, कभी यूएई जा रही है, जो हमारे पास उद्योग थे
जो तब तो माननीय जीतराम नारायण मार दत्त जी तिवारी जी देखिए ने ना, यहाँ पर आप लगाते, देखिए इतने उन्हीं मुद्दे, का सुनिए ना, उन्हीं का संरक्षण नहीं कर पा रहे बिल्कुल हैं। इतने 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 मुद्दे आपके पास हैं, बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे आपने गिना दिए, बड़े बढ़िया बढ़िया। लेकिन अब सवाल तो ये जीतराम भाई साहब कि जब इतने मुद्दे हैं तब फिर किसी जिताऊ कैंडिडेट को ढूंढने की जरूरत क्या है? किसी एक नेता को खड़ा कर दीजिए, भैया यही जीतेगा, क्योंकि मुद्दे आपके पास इतने हैं, उसी मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी के नहीं, नेता को देखिए, खड़ा करके आप जिता सकते हैं। अभी आप कार्यकर्ता ही देखो की बात कर ढूंढने रहे का थे ना। मतलब ये नहीं है, देखिए ढूंढने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। हाँ हमारे ढूंढने का मतलब ये है कि हमारे पास 10 कैंडिडेट है, हाँ उन कैंडिडेटों में हम किसको टिकट दें। हाँ। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, आप जानते हैं, हाँ। कांग्रेस के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। हम किस कैंडिडेट को ढूंढने का मतलब ये है कि हमारे 10 कैंडिडेट लेकिन एक कांग्रेस के लोकसभा अंदर से रार हम बहुत किसको है। टिकट दें। कांग्रेस बिल्कुल, के अंदर जीतराम रार जी नहीं रार है, बहुत है, बात रार है। नहीं है, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। नहीं बिल्कुल हमको नहीं ये है, ऐसा लेकिन लगता रार है कि कि इनको दे देंगे तो वो चचा नाराज हो जाएंगे, इनको दे देंगे तो भैया नाराज हो जाएंगे, ये बहुत है, नहीं नहीं, इसको हम तो ये संभालने देख की रहे हैं कि जरूरत है। उनमें सब भाई, जो हम तो ये देख रहे हैं कि सक्षम कैंडिडेट उनमें से जो 10 हमारे कैंडिडेट हैं, किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, लेकिन हम जो बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार होगा उसकी ढूंढ कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट ठीक है, हमारे इसको उसमें होगा कि इन 10 में सबसे ठीक है, ठीक जो है। पंकज कैंडिडेट पेनुली होगा जी, जो पंकज पेनुली जी, देखिए सवाल ये है पंकज भाई कि अब ये लोग तो कह रहे कैंडिडेट, लेकिन हमने जितने चुनाव देखे उत्तराखंड के अंदर और जो कांग्रेस हारी है, वो आपको भी मालूम है, छिपा नहीं है आपसे कि रार की वजह से ही हारी है। कहीं ना कहीं इनकी जो अंदरूनी कलह की वजह से हारी, और ये चीज़ अक्सर दिख भी जाती है, इनके यहाँ टिकट बंटवारे के बाद भी दिख जाती है। तो ऐसे में 2024 को लेकर ठीक है, बड़े सारे मुद्दे कहे जा रहे हैं, लेकिन जब बात टिकट की आ जाती है तब तो भाई इतने मुद्दे हैं, आप लोग किसी को भी टिकट दे सकते हैं, जीता जा सकता है। मुद्दे अच्छे हैं, मुद्दे भुना लीजिए, टिकट ले लीजिए, भैया टिकट दो, इनको जिताओ। वोट तो आदमी इंसान भाई देख रहा है कि हाँ लाठी पड़ी है बेरोजगारों को, वोट कांग्रेस को देना चाहिए, यूकेडी को देना चाहिए। भाई यहाँ पर घोटाला हुआ है यूके SSS का, वोट आप लोग को देना चाहिए। और तमाम तरह के अंकिता भंडारी हत्याकांड, वोट आपको देना चाहिए। तो फिर इतना जद्दोजहद क्या? या तो फिर मैं वही फिर कह रहा हूं कि मुद्दों को सही से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है जनता के सामने। देखिए मनीष भाई, ऐसा है कि मुद्दों की कमी नहीं है, और ना यहाँ पे जो है जनता को जागरूक कराने में कमी है। दूसरा क्या होता है कि कुछ डुगडुगी बजा के जब एक मदारी खेल दिखाता है ना, तो 2 मिनट के लिए सब लोग मान जाते हैं, लेकिन अब वो टाइम गया। 2014 की डुगडुगी 2019 के मैं आपको कुछ बताता हूँ। 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ उत्तराखंड के अंदर, बड़े ढोल नगाड़े बजाए बीजेपी ने, 1,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाए। कहाँ है वो आज? उसमें हमने खोया क्या? अपना भू कानून। आज लोगों को भू कानून याद आ रहा है, जो 2018 की चकाचौंध में लोग भूल गए थे, वो आज लोगों को याद आ रहा है। दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं बड़ी इत्मीनान से सुन रहा था। मैंने कहा क्या पता सांसद आदर्श ग्राम के नाम आ जाएं, क्या पता वो 18,000 करोड़ के ब्यौरे आ जाएं, क्या पता वो 2,000 करोड़ के ब्यौरे आ जाएं कि कहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने खर्च करा। मेरे को लग रहा था कि 500 करोड़ जो हमारे स्मार्ट सिटी का गया उसका कुछ अपडेट आ जाए। अब मैं बताता हूँ, 2019 में इन्होंने परेड ग्राउंड की बात करी, 2014 की, मैं 2019 की बात करता हूँ। विजय बोगड़ा जी बैठे थे पीछे जो मंच पे, और प्रधानमंत्री जी उसी मंच से कह रहे थे कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जिन्होंने स्कूटर पे तेल पिलाया। भैया तुम्हारे साथी थे वो पीछे, जिनको गालियां दे दे के भाजपा जो है सरकार में आई, सत्ताओं में आई, उन्हीं को आपने अपने मंच पे बिठाया। ये प्रधानमंत्री जी के वर्डिंग थी। ठीक है, अब मैं आपको गिनाता हूँ इनके मुद्दे। इन्होंने बोला कि 4 धाम की हमारी बहुत भयंकर यात्रा रही, ये रही। ये किसी भी टीवी के कैमरा से नहीं छुपा हुआ है, किसी भी मीडिया के कैमरा से नहीं छुपा होगा कि किस तरीके से गंगोत्री में इन्होंने जो वो बनी थी पार्किंग, उसके अंदर किस तरीके से बनाए थे। खच्चर कितने मरे, कितने बाहरी लोगों को जिनको इन्होंने ठेके दिए, खच्चर का ठेका दिया गया बाहर। हमारे यहाँ जो सालों से जो खच्चरों का वो करते हैं, इनको यहाँ पे कोई एजेंसी नहीं मिली, उसके लिए ये लाए यूपी से। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बदतमीजियाँ जो उनके साथ हुई है यात्रियों के साथ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो 4 धाम यात्रा का मार्ग था, वहाँ पे व्यापारियों ने कितनी बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करा,
कितनी बार सरकार के खिलाफ उन्होंने वहां पे आंदोलन करे, ये किसी से छिपा नहीं होते। 4 धाम की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद ये है 4 धाम की रोड, आज भी मनीष जी, आज भी बरसात रुक गई है, आज भी मैं आपको बोलूंगा कि अपना कैमरामैन और अपने उनको भेजिए, आज भी 200 जगहों से टूटा हुआ है वो ऑल वेदर रोड, जिसकी ये इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। आज मैं बताओ 2 साल हो गए, जोशी मठ में इन्होंने एक बार 1000 करोड़ दिया, एक बार 100 करोड़ दिया। जो प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनने थे केवल 16 बने हैं अभी तक। और इसके अलावा ये जो था ऑल वेदर रोड, एम्स की ये बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला अंतिम गांव पहला, पहला गांव अंतिम। एक जो है मैदानी एरिया में एक एम्स बन गया था ऋषिकेश में। जब एम्स का सैटेलाइट सेंटर देने की बात आए तो कैसे पहाड़ विरोधी मानसिकता इस सरकार के अंदर है, उसने वो उठा के किच्छा दे दिया। अब किच्छा में मैं बताऊं 20 किलोमीटर पे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है और 7-8 किलोमीटर पे रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है जो इन प्रोसेस है। वहां उन्होंने एम्स दे दिया। तब प्रधानमंत्री जी को पिथौरागढ़ की याद नहीं आई, तब धारचूला की याद नहीं आई, तब उस पहाड़ की याद नहीं आई, कहीं पे भी बागेश्वर चंपावत की याद नहीं आई। दूसरी बात, ये जो पहाड़ विरोधी मानसिकताओं के साथ ये राष्ट्रीय दल जो चलते हैं ना, इनका ही फीडबैक, इनके ही अपोजिशन का फीडबैक जो यूकेडी को मिल रहा है, जो सपोर्ट, फीडबैक सपोर्ट के रूप में यूकेडी को मिल रहा है, वो यूकेडी के लिए प्राणवायु है और यूकेडी उस पर काम कर रही है। चाहे वो धारा 371 का मामला है, कितना चाहे प्राणवायु है यूकेडी का, चाहे उसका, भाई यूकेडी देखो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी सबसे इस समय अगर धरातल की बात करें शून्य पर आ गई है यूकेडी। शून्य पर आ गई थी पंकज आ भाई, गई थी, फिर अभी तक तो यही है, अभी नहीं है। हाँ। हवाएं बहुत बदल चुकी हैं, कितनी काम बदल बहुत चुकी है। हो गया है। ठीक है। अब ये आपको मिल जाएगा। अब आपको नहीं मानना है तो मत मानो, नहीं, लेकिन मानना जो नहीं, जमीन की बात है, जो हकीकत की बात है, हाँ। वो तो जो फीडबैक जमीन से मिलता है, वोट तो वोटर को ही देना है ना, हाँ। वोट तो वोटर को ही देना है। जो वोटर बोलेगा हम उसको मानेंगे। ठीक है। निखिल जी जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? निखिल जी, जितना सवाल उठाया है पंकज पैनुली जी ने, तमाम तरह की बातें उठा दी इन्होंने, एम्स की बात उठा दी इन्होंने कि किच्छा में दे दिया उसका सेंटर, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उठाई हैं कि भाई इतना वो प्रधानमंत्री आए थे, तमाम तरह के शिलान्यास करके गए, लोकार्पण करके गए, वो क्या हुआ उसका? कुछ तो नहीं हुआ उसका। 500 करोड़ कब दे रहे हैं स्मार्ट सिटी का, ये हाँ, बता और दो। फिर अब स्मार्ट सिटी की बात है, बार बार ये जो स्मार्ट सिटी है आप लोगों के लिए जो है नासूर का काम कर रही है ये दिगंबर नेगी जी। इसको बनवा के तैयार कर दीजिए, वरना ये जो है नासूर आप लोग को, ये आप लोग के लिए बड़ी दिक्कत कर देगा। देखिए क्या है कि जिन लोगों को नकारात्मकता ही दिखाई देती है फैक्ट तो है, जनता भी नकारात्मक उनके प्रति वही भाव रखती है। और जो आपने शुरू में कहा कि बागेश्वर में नोटा से भी कम वोट जनता ने यूकेडी को दिए, और वहीं जो दूसरे हमारे राष्ट्रीय दल के साथी जो कह रहे थे कि वहाँ पूरा प्रशासन लगा हुआ था, तो भाई फिर उनके प्रत्याशी को 10,000 वोट ज़्यादा कहाँ से मिल गए पिछली बार से? ठीक है ना। तो क्योंकि हार गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो शासन प्रशासन को दोष दे दिया। अब इन सभी लोगों को अगर देखना है तो देहरादून में ये जरूर ठीक है कि भाई अभी जब कोई कार्य गतिमान होता है तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा समय लगता है कि कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहा है। 500 करोड़ सरकार की नादानी की वजह से गए परंतु हैं। अगर आप वहीं देखिए परेड ग्राउंड के 2-3 हिस्सों में बहुत ही सुंदर और बढ़िया टॉयलेट्स यात्रियों के लिए बने हैं। शहर के आज की तारीख में हर छोटे बाजार से लेके रेलवे स्टेशन से लेकर के आईएसबीटी से लेकर के हर स्थान पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शौचालय बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है कि देहरादून एक स्मार्ट सिटी, पहला लक्षण क्या होता है कि भाई गंदगी है वो थोड़ा कम हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़, आज आप परेड ग्राउंड के अंदर जाइए तो परेड ग्राउंड की भव्यता दिव्यता दूर से ही दिखाई दे रही है। ठीक है। ये किसी की को झुटलाने की या झूठा दावा करने की जरूरत नहीं है, वो सामने सबकी आंखों के सामने दृष्टिगोचर है। तीसरी बात, भाई चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास 5 सीटों में लड़ने के लिए आज की तारीख में प्रत्याशी नहीं है। सिर्फ एक हरिद्वार सीट है, उसमें पौड़ी से आके हरक सिंह रावत जी भी लड़ना चाहते हैं, जिनका गृह क्षेत्र पौड़ी है।
वो पौड़ी में नहीं लड़ना चाहते, वो हरिद्वार लड़ना चाहते हैं। और हरीश रावत जी भी जो कुमाऊं को बिलोंग करते हैं वो भी हरिद्वार आके लड़ना चाहते हैं। बाकी किसी सीट में कोई भी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है, दम्भ नहीं बढ़ रहा है। यशपाल आर्य से लेकर के प्रीतम सिंह जी ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हम लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी नहीं है। तो ये स्थिति तो राष्ट्रीय दल की है। यूकेडी के बारे में तो कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इनका तो ग्राम प्रधान ही तो लोकसभा चुनाव में कितने बूथ होते हैं इनको यही नहीं पता होगा कि बूथ कितने हैं पूरी लोकसभा क्षेत्र में। तो इनसे क्या उम्मीद करने की ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, है ना। परंतु क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है, वाजपेयी की भी 2 बार जमानतें जब्त हुई थी। वो बात आज की बात करो ना, आज वाजपेयी की बात 2 बार कीजिए, जमानतें जब्त हुई थी। आज की बात कीजिए आप। अरे आप तो आज दिन आते हैं सबके। 4 विधायकों से नीचे 0 में चले गए। भाई साहब तुम कहीं नहीं होते थे, कांग्रेस ठीक के है ना। अगेंस्ट ना यूकेडी ही लड़ती थी। कहीं आज लड़ती अगर थी। हैं तो नहीं है। तुम्हारे जब यहाँ से कासे सिंगेरी अल्मोड़ा भाई सीट से और राज- टीरी सीट से जब इंद्रमणि बडोनी जी लड़ते थे, बीजेपी को नहीं तो कुत्ता पंकज नहीं भाई, पूछता पंकज था भाई, यहाँ। नहीं, पंकज भाई, पंकज वो भाई, बात अलग है। नहीं कि पंकज आज भाई, लेकिन तुम्हारा एक दिन चीज है ना, नहीं तो नहीं दिन नहीं, है एक तुम्हारे। मिनट, नहीं पंकज भाई, यही तो सोचने वाली चीज है ना, कहाँ थे आप, कहाँ पर कहाँ आ गए। ये तो मैं मंथन वाली उसको करने कभी वाली नकार चीज। थोड़ी रहा हाँ, हूँ। यही मैं ये मंथन कह रहा करने हूँ। वाली चीज हैं वही चीज आज, है। लेकिन आएंगे हाँ। जब बीजेपी को यहाँ पे कुत्ता नहीं पूछता था, हाँ। उस टाइम नहीं, पे नहीं, सर, ऐसे शब्दों का ऐसे शब्दों का यूज ना करें। पंकज भाई, ऐसे शब्दों का यूज ना करें। से हारती थी। नहीं, आप तो इतने आप पढ़े बात लिखे कर आदमी रहे हो हो। कि आप इस तरह के शब्दों की बात कर रहे नहीं, हैं। वो इस तरीके की बात नहीं, कर वो रहे हैं उन्होंने तो कोई मतलब- गलत शब्द नहीं कहे, उन्होंने बात को अरे बोल रहे हैं, राजनीतिक बूथ के- नहीं, बूथ नहीं पता होगा हाँ, लोकसभा तो के तो आप कौन इस सी तरह के पार्टी है शब्दों के जिसको बोल- आप बोल- अभद्र शब्दों का बूथ प्रयोग ना लोकसभा करें। के पर बूथ नीलू नहीं भाई, आप पता तो हो- इतने समझदार पता हैं, वो वरिष्ठ नेता है, आप ऐसे ना कहिए ना, आप इस तरह आप तो वरिष्ठ सबसे- नेता वरिष्ठता नहीं, दिखाएं। तो वो तो दिखा तो रहे, वो आपको कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। तो मैंने भी गलत नहीं बोला, उनको नहीं, मैंने नहीं, तो कोई गलत नहीं बोला। आप जिस शब्दों का मैंने यूज कर रहे हैं वो उनको सही गलत नहीं है, नहीं बोला। वो शब्दों का यूज सही नहीं है। ठीक है, सुभाष झा जी, सुभाष भाई, देखिए सवाल यही उठता है कि अब इधर कह रहे हैं, देखिए हम कांग्रेस की बात कर ले तो आपको भी, सुभाष भाई काफी वरिष्ठ पत्रकार है, आपको भी मालूम है कि इतने चुनाव होते हैं, इनके यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है रारकी। आज भी इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए मजबूत कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। यूकेडी अपनी जमीन खो चुकी है, वो धरातल तराशने की कोशिश कर रही है कि वो मिल जाए, वो भी कोशिश में लगी हुई है। रही बात बीजेपी की, आपने भी कहा बीजेपी वास्तव में संगठन के रूप में बड़ी मजबूत है। अब ऐसे में जहां पर बात आती है कि भाई मुद्दों की, तो मुद्दों में अगर आप जातीय जनगणना की बात उठाएंगे या फिर इनके यहाँ ज़्यादातर कहा जाता है, कुछ नेता कहते हैं कि बीजेपी जो है अफीम, धर्म की अफीम खिला देती है। अगर आप धर्म की बात करेंगे बीजेपी के पिच पर जाके, तो फिर बीजेपी फिर धर्म पर आ जाएगी, आप मुद्दे सारे पीछे छूट जाएंगे। जातीय जनगणना की बात करेंगे, बीजेपी कहेगी हम गरीब की बात करेंगे, आप आइए। अगर आप अंकिता हत्याकांड की बात करेंगे, कह देंगे जी दोषी आप बताइए कहाँ बाहर है, वो तो जेल में, आप बताइए क्या करेंगे। तो ऐसे में उनके पास भी कई चीज कहने के लिए। मुद्दे जो हैं, जो मुद्दे वास्तव में यहाँ के पहाड़ के मुद्दे हैं, आपको लग रहा है कि ये लोग उठा पा रहे हैं और ये उठेंगे भी लोकसभा चुनाव में? एक मजेदार बात मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, यूके SSS के जो भर्ती घोटाले और पेपर लीक का मामला जब उठा तो उत्तराखंड का नौजवान बड़ा आंदोलित हुआ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और बॉबी पवार उसमें लीडर बना। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी के हत्याकांड की जब खबर इस प्रदेश की जनता को लगी तो आंदोलित हुए। एक और बॉबी पवार युवाओं का नेतृत्व कर रहा था, बेरोजगारों का, और दूसरी तरफ आशुतोष नेगी जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करा था। और जब जनता इसको मूवमेंट बना रही थी, यूकेडी और कांग्रेस ने, जिस दिन यूकेडी और कांग्रेस उसमें अपना झंडा लेके घुसी, उसी दिन से जनता वहां से गायब हो गई। ये तो इनकी लोकप्रियता है, ये इनकी लोकप्रियता का पैमाना है कि जनता गायब हो गई। लक्ष्मण और कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस को और कांग्रेस को सुन लीजिए, सबसे पहले ये दो गए थे वहाँ। सुन लीजिए, आशुतोष नेगी बाद में आए। अरे शिवप्रकाश सेमल कहाँ है, ये बताओ आप, शिवप्रकाश सेमल कहाँ है? ठीक है देखिए यूकेडी में कहाँ है वो? आशुतोष नेगी बहुत बाद में आए। आपको पता है प्रमिला रावत शिवप्रसाद सेमल कहाँ है? यूकेडी में आज बताओ। गलत फैक्ट मत दीजिए। ठीक है, पहले मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं। पहली बात, हमारे हमसे उम्र में ज़्यादा हैं, तो इस नाते तो उनका लिहाज मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके मैं बड़ी विनम्रता से इनकी बात को काट रहा हूँ। इन्होंने जो कहा कि इनके भी कई नेता हैं जो अपने विधानसभा या अपने डिस्ट्रिक्ट में चुनाव नहीं लड़ते,
और 2 उदाहरण मैं सबसे बड़ा दे देता हूँ, चूँकि आपका राष्ट्रीय दल है, मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, निशंक वो ओहो अभी उस पर मत जाइए, मैं तो आ ही रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कारण था? योगी जी उत्तराखंड के हैं, अभी चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं और यशस्वी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं। तो आखिर योगी जी हैं, तो ये राष्ट्रीय दल में ये कहना, मुझे लगता है दिगंबर नेगी जी के लेवल के प्रवक्ता की बात ये नहीं है। इससे मुझे लगता है उनको इससे बचना चाहिए था। यहाँ भी दसियों में नाम गिना सकता हूँ, बातें लंबी खिंच जाएंगी, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि भाजपा निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि साम दाम दंड भेद ये सारे चीज़ों की जो समन्वय है वो भाजपा में है। आप इस चीज़ को मानिए, नेगी जी को याद होगा, चूँकि पुराने कार्यकर्ता हैं और संघ से जुड़े रहे हैं, तो जिस समय टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जिस समय टेलीविज़न का ये इतने सोशल मीडिया नहीं था, उस समय गणेश जी दूध पी सकते हैं, ये महारत संघ को है, तो आज तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बहुत बच्चे इन्होंने तैयार कर रखे हैं जो ये काम करते हैं, बाकायदा पेरोल पे काम करते हैं, मैं जानता हूं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि और कांग्रेस में मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस में नेताओं की तो यहां बाढ़ है। और कांग्रेस के पास इसकी क्राइसिस नहीं है कि कौन एमपी का चुनाव लड़ेगा, झंझट इसका है कि किसको देने से कौन नाराज होगा और कहां फिर जो है फूट ना हो, फिर जो है चुनाव के बीच में ये मैसेज गलत जाएगा, एक बात। दूसरी बात, राहुल जी ने अनजाने में उत्तराखंड का एक नुकसान किया है। वो नुकसान ये किया है कि उन्होंने जो जातीय जनगणना की घोषणा की, कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें बढ़ेंगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड में निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए सांसद होगी, क्योंकि यहाँ जो वोट है 90%, 88% वो वोट जो है या तो ठाकुरों का है या ब्राह्मणों का है, उसके बाद अलग लोग हैं। तो ये चीज काम करेगा और भाजपा इसको भुनाएगी। वो झुनझुना राहुल जी ने थमा दिया है, ठीक है। अब रह गई कि इन तमाम चीजों के बावजूद ये लोग क्या करते हैं, इनकी अपनी रणनीति क्या होती है, जनता को कैसे समझाते हैं इस बात को लेकर के। तो ये अभी देखना है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस के पास, अभी आप देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाजपा के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कांग्रेस के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक थके हारे जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कांग्रेस के नेताओं का है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आधी हार तो वहीं हो जाती है। उसके बाद इन चीजों पर दूसरा, आपसी गुटबाजी, इन तमाम चीजों के बावजूद भाजपा में भी गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है कि भाजपा की इस गुटबाजी का फायदा उठा ले। 50 ऐसे नेता भाजपा में पड़े हैं जो इनकी गुटबाजी का फायदा इनके घर में घुस के उठा लेते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा ना, अपनी कमजोरी को निजात पाने की अभी समय है, कांग्रेस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी ठीक से ये लोग लड़े तो कम से कम 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में तो जाएंगी। अच्छा सुभाष, ये बात एक चीज और भी देखिए ना कि अगर भाई साहब ये भी अगर हम देखा है कि अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, यहाँ पर हम नेताओं की बात करते हैं, अभी देखिए रार की बात हुई, मैंने भी कहा कि मैंने जितने भी चुनाव देखे उसमें ये देखा कि रार की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ है। और आपने जातीय जनगणना की भी बात की कि जातीय जनगणना इनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा उत्तराखंड के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें चल रही हैं इनके साथ, एक चीज़ और बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, इनके यहाँ कई बड़े लीडर आ गए। देखिए बड़े लीडरों का आना भी एक बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, कहीं ना कहीं चुनाव में इफेक्ट डालता है। और नहीं, मैं यहाँ के लीडरों की बात कर रहा हूँ। राहुल जी बहुत उत्साहित हैं। हाँ। राहुल गांधी के उत्साह में कोई कमी नहीं है, उनकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं है, उस लेवल पर कोई कमी नहीं है। नहीं, यहाँ जो स्थानीय प्रदेश के लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि इनके बॉडी लैंग्वेज में कभी ऐसा नहीं लगता कि एक जो प्रखरता होनी चाहिए वो प्रखरता इनमें नहीं झलकती। नहीं, 10 सेकंड में हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी आए, यहाँ पर अमित शाह आ गए, यहाँ पर राजनाथ सिंह आ गए, बड़े बड़े लोग आया करते हैं यहाँ पर, इनके यहाँ केंद्रीय मंत्री भी आया करते हैं। इसका एक इफेक्ट पड़ता है कार्यकर्ताओं पर, इस पे इसका इफेक्ट पड़ता है, वो जोश में रहते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा हम आएंगे, वो आए नहीं, ठीक है। यहाँ पर इनके कई बड़े नेताओं ने कहा आएंगे, बड़ी तैयारी हुई, बड़ा फूल माला उला पूरा ये हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आएंगे, बड़ा खुश थे लोग। लेकिन क्या हुआ, आज ये लोग भी, इन लोग के भी मुंह लटक गए कि यार हमारा शीर्ष नेतृत्व तो नहीं आ रहा, यानी कि 5 जो लोकसभा सीट है इस पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं उतरा जितना होना चाहिए। सुभाष झा जी। हाँ, निश्चित मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ।
इससे बहुत गलत मैसेज गया है। यहाँ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, छोटे से बड़े नेताओं तक, सारे लोग उत्साहित थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए कि भारत यात्रा सफल रही थी, यह प्रयोग सफल रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि अगर यह प्रयोग यहाँ भी हुआ, यहाँ भी एक यात्रा निकली। और निश्चित तौर पर आप ये जान लीजिए कि पार्टी के जब कार्यक्रम होते हैं तो उससे पार्टी का उत्साह बढ़ता है। वस्तुतः उत्तराखंड का कभी आप इन 9 सालों में देखिए ना, ये लोग मोदी के ऊपर 100 तोहमत लगाएं, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और धामी जी के ऊपर ये लोग 100 तोहमत लगाएं, लेकिन एक तोहमत जनता के तरफ से एक पत्रकार का भी है, और ये उत्तराखंड का जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। इतने सारे मुद्दे हुए, इन मुद्दों को लेके इनके आक्रामक आंदोलन कितने हुए और इन्होंने आक्रामक आंदोलन कितने किए? एक दिन चलता है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, इन्होंने घेराव क्यों नहीं किया? अगर घेराव नहीं किया तो पुलिस को रोका क्यों नहीं? इन्होंने काले बिल्ले क्यों नहीं दिखाए? ये सब इनके अधिकार थे। जब आप इतने ज्यादा मैनेज्ड होते हो तो इसका मतलब आप यहाँ की, आप पर यह आरोप बनता है कि आप यहाँ के सत्ता के लोगों से मैनेज हो, और आपका विरोध जो है वो प्रतीकात्मक है। आपका विरोध ओरिजिनल विरोध नहीं है। आपका विरोध बिल्कुल सिंबॉलिक विरोध है। जीत राम आर जी, देखिए सर 10 सेकंड में सर फाइनल कमेंट है आपसे। जीत राम आर जी, देखिए आपके यहाँ बड़े नेता आ नहीं रहे, आप लोग भी, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है वो बॉडी लैंग्वेज और बढ़ जाती है। आप लोगों ने इतना ढिंडोरा पीट दिया कि ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तमाम चीजें बातें हो रही हैं कि ये आएंगे तो ये होगा, वो आएंगे तो वहां पर जोशीमठ में आएंगे, यहाँ पर आएंगे वहां। लेकिन क्या हुआ सर? सब कुछ टाइट फिस हो गया। इससे कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज भी जा रहा है। और बीजेपी, देखिए बीजेपी नो डाउट, आप जरा से वहां पर कुछ ऐसे छोड़ दीजिए चिंगारी, वहां तो पूरा घी डाल के वहां पर पूरा आग लगा देगी। ठीक है, उसमें वो आगे वो तो लगा दे भाई, उसको तो उसको भी चाहिए ना कुछ मुद्दा। तो आप लोगों ने ऐसा छोड़ दिया जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कहीं दिक्कत ना हो जाए। सर 10 सेकंड में सर। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और हमारे जो बड़े लीडर्स हैं निश्चित रूप से उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड के हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। और बीजेपी का जो विफलताएं हैं, जो बीजेपी ने इन 6-7 सालों में उत्तराखंड के साथ जो विश्वासघात किया, जनता उसका जवाब देने को तैयार है। और कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रहे क्या? वहां के जो बड़े लीडर है आपकी बात नहीं सुन रहे हैं सर? उनको 5 लोकसभा सीटों से मतलब नहीं है, उत्तराखंड से मतलब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि समय के अनुसार जो है बड़े नेता भी आएंगे, सब आएंगे हमारे बीच में। उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरेंगे। कांग्रेस अभी के सर इतना काम भी नहीं है कि वो लोग इतना बिजी हैं। फिलहाल हमारे पास समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही, लेकिन जिस राह पर इस वक्त राजनीति हो रही है पूरे उत्तराखंड में, वो भी काफ़ी देखने लायक है, क्योंकि 2024 में इस बार जो चुनाव होगा इंडी और एनडीए गठबंधन में, वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश से तय और मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।